हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन. वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान. आई एम डॉक्टर शालू एंड वी वर डिस्कसिंग जनरल साइंस component फॉर योर अपकमिंग JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम. और इसी सीरीज में हमने हर टॉपिक को डिस्कस किया और उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ MCQs भी डिस्कस किए. और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ और MCQs आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टॉपिक्स पे जो कि फिजिक्स के टॉपिक हैं, लाइक वर्क, पावर, एनर्जी, वोल्टेज एक्सेट्रा. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां जाके आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें भी देख सकते हैं. एंड आई एश्योर यू कि आपको ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आपके सभी एग्जाम्स से रिलेवेंट डेटा मिलेगा, कंटेंट मिलेगा एंड साथ ही गाइडेंस भी मिलेगी आप किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन होल्ड्स अ वेरी हेवी सूटकेस एंड वेट्स फॉर अ बस फॉर 15 मिनट्स. एक पर्सन है जिसने अपने सर पे सूटकेस उठा रखा है और वो बस स्टॉप पे पिछले 15 मिनट से वेट कर रहा है. आपको बताना है कि वो कितना काम कर रहा है, उस सूटकेस पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है. सो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड उसके साथ होता है कॉस थीटा. ठीक है, एंगल. नाउ जब तक डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो वर्क डन विल बी जीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स इनटू जीरो विल बी जीरो. और यहां पे हम देख रहे हैं कि पर्सन खड़ा है, सिर्फ वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? जीरो. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If the velocity of a moving object is double, what happens to kinetic energy? Again, a formula based question. अगर आपको फॉर्मूला पता है, इसका रिलेशन पता है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नहीं तो यू विल बी गेट कंफ्यूज. तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. एम स्टैंड फॉर मास, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, वी रेज टू पावर 2. तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. यहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल हो रही है, मतलब दो गुना. तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाफ एम टू वी स्क्वायर, है ना, यही हुआ. तो बेसिकली इट बिकम्स 4v स्क्वायर, है ना, 4 गुना बन जाएगी. तो इट बिकम 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू. जो भी उसकी पहली वैल्यू थी उसके 4 गुना वो बन जाएगी. A machine does 500 joule of work in 10 seconds. आपको बताना है पावर आउटपुट क्या है. सो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. तो पावर बेसिकली क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ है वही हमें पावर बताती है, या एनर्जी कंजप्शन क्या हुआ है ना. तो यहाँ पे हमें बताया गया वर्क डन क्या है? 500 जूल का. टाइम क्या है? 10. तो बेसिकली द आंसर विल बी 50 वॉट. 50 वॉट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो फिजिक्स में आपको इसी तरह से या तो न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना, या तो आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी या डायरेक्टली पूछा गया होगा कि एक जो चीज है उसकी अगर वैल्यू डबल हो रही है, हाफ हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, तो दूसरी चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो अगर आपको रिलेशन पता होगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत आसानी से आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो इसमें आपको ओम्स लॉ का पता होना चाहिए कि व्हाट डज ओम्स लॉ स्टैंड्स फॉर. तो ओम्स लॉ स्टैंड्स फॉर वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज डबल, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो बताइए करंट पे क्या होगा? तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो करंट और वोल्टेज का क्या, करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल्स टू 1/R. मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घटेगी. तो यहां पे रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. करंट विल बी हाफ. ठीक है, तो सिंपल, आपको रिलेशन पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते. ओके, नाउ द लाइट बल्ब इज मार्क्ड. एक बल्ब है, उस पे मार्किंग दे रखी है 60 वॉट एंड 220 वोल्टेज. आपको बताना है इसमें 60 वॉट क्या शो कर रहा है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन देख लेते हैं. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. सो बेसिकली पावर आपको
वर्क डन बताती है, एंड एक्चुअल में इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी कंजप्शन, कि एक अप्लायंस कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, वही हमें उसका पावर का स्टेटस बताता है। ठीक है, सो सही आंसर हो जाएगा द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। When several resistors are connected in series, which of the following remain constant? ठीक है, तो हमने अरेंजमेंट पढ़ा था कि दो अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है, आइदर इन अ पैरेलल और इन अ सीरीज। सीरीज में इस तरीके से किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जब आप सीरीज में करते हैं तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पैरेलल में करते हैं तो उस वक्त कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज इन पैरेलल। सो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन सीरीज में बेसिकली करंट जो है इन तीनों रेजिस्टेंस जो पास करती है दैट विल बी कांस्टेंट। तो बेसिकली जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो करंट रिमेन कांस्टेंट। An object of mass 2 kg is lifted to a height of 5 meter. Acceleration due to gravity की वैल्यू दे रखी है, हमें बताना है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हो सकता है कि अभी यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो आपको डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो आप लगा देंगे, बट हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ना लिखा हो, जस्ट लिखा हो कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही जो है होल्ड करता है। अगर वो मूविंग में है, वेलोसिटी शो की गई है, तब होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, mgh। मास इज 2 kg, acceleration due to gravity is 10, height is 5, so it comes 100 joule. The answer is option number D. Which device is used to measure electric current, और सर्किट में उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है कि करंट को किससे मेजर किया जाता है, वोल्टेज को किससे मेजर किया जाता है, और मेजर करने के लिए उसे सर्किट में किस तरीके से जोड़ा जाता है, पैरेलल में या सीरीज में। तो करंट को जो है इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर से मेजर की जाती है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीरीज में आप जानते हैं कि जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट जो होती है कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो एमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। If a force is applied perpendicular to the direction of motion of an object, work done is। आपको बोला जा रहा है कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है और जो मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे एंगल की क्या वैल्यू आ रही है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्क डन विल बी 0। तो दो ही कंडीशन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, कि दो ही कंडीशन में वर्क डन 0 होता है। एक जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, ऑब्जेक्ट मूव ना करे, या फिर ऐसा सिनेरियो हो कि जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है टू द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, एट दैट टाइम द फाइनल आंसर विल बी 0, द वर्क डन विल बी 0। फाइन। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, अगर आप में से कोई भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेकेएसएसबी एसआई जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो हमारी ऐप पे आपको इन दोनों एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, उन्हें बिल्कुल कंपाइल किया गया है जेकेएसएसबी के नए पैटर्न पे, और आपकी प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देते, जब तक आप असेस नहीं करते कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। सो उसके लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप पे जाइए और इन दोनों टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। A force F acting on the particle, displacing it from the origin to a point R, what is the work done, है ना। तो हमें वर्क डन बताना है कि क्या वर्क डन हो रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है। तो वर्क डन सिंपल है, F इंटू डी होता है। यहाँ पे F इज 4i माइनस 3j प्लस 2k। सही है। सो इसको आपको इस तरह से नंबर्स को देखो, आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ही पुट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 2, जो सेम
है उनको हमने सेम सेम रख लेना है, j को j के साथ, दैट इज 5 एंड द फाइनल इज 2k, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो विल टेक इट एज अ 0. सो 4 2 8, 15 प्लस 0 विल बी -7. -7 इज द आंसर. ऑप्शन नंबर क्लियर है? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. बड़े आगे चलिए. टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस R and 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हमें बताया गया कि दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है. तो बताइए पावर डिसिपेटेड कैसे होगी, पावर का कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो पावर ज्यादा डिसिपेट करेगा. सो इसके लिए आपको पावर का रिलेशन पता होना चाहिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ. पावर बेसिकली इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रिलेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज ऑलरेडी कांस्टेंट बताई गई है. ठीक है, तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर जो है वो कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पे R इज लेस देन 2R है ना, तो R क्योंकि कम है इसमें पावर ज्यादा होगी. तो R इतना तो हमें पता चल गया कि R में जो पावर कंजप्शन होगा वो ज्यादा होगा, तो फर्स्ट विल बी मोर. ये तो नहीं होने वाला, ये तो नहीं होने वाला है ना. R/2 जो है, R/2R में फर्स्ट वैल्यू तो ज्यादा होने वाली है. अब 4 होगी कि 2 होगी ये कैसे पता चलेगा. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1. एक जगह R है और एक जगह है 2R. ठीक है ना. तो जहां पर R है लेस अमाउंट वहां पर पावर कंजप्शन ज्यादा, जहां पे मोर अमाउंट वहां पे पावर कंजप्शन कम है ना. तो दैट विल बी अराउंड 2:1. ठीक है, यहाँ पे पावर कंजप्शन ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा. ठीक, सो 2:1 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2. ठीक है, रेज टू पावर 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सिंपल है, सिंपल. दैट्स व्हाई यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी डबल ही होगा, 2:1. An electric motor with an efficiency of 80% is used to lift a 100 kg mass to a height of 10 meter in 5 seconds. तो हमें बताना है कि इनपुट पावर क्या है. ठीक है, चलिए इनपुट पावर क्या है, हमें पता है पावर क्या होती है जी, वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है ना. सो वर्क डन इज बेसिकली द एनर्जी कंज्यूम. तो हम लगाते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी हो रही है, mgh है ना, उतना ही वर्क डन होगा जितना वहां तक पहुंचाने में, जितना वर्क डन उसे वहां पे पहुंचाने में लगा है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है. ठीक है, इट विल बी इट. मास कितना है 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट अगेन 10, टाइम कितना है 5, सो 2000 वॉट. ठीक है, तो 2000. अब जल्दी जल्दी में 2000 यहाँ पे भी ऑप्शन में है, 2000 मार्क कर देंगे, बस हो गया गलत. बोलेंगे नहीं मेरा आंसर तो सही आया था, आंसर की नहीं देखेंगे, आंसर तो गलत है. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ा. क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इनपुट पावर. ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है जो पावर कंज्यूम हुई है, इनपुट पावर नहीं है. मोटर की एफिशिएंसी 80% है, वो सारी की सारी पावर को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ 80% पावर को ही कंज्यूम कर पा रही है या कन्वर्ट कर पा रही है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली जो एक्चुअल पावर है उसका 80% ही है. ठीक है, उसका 80% ही ये आ रहा है. तो यहां से अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है जो हमारी हो जाएगी 0.8 है ना, और दिस विल बी x विल बी इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 0.8, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 2500 वॉट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इसीलिए बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है. जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है. ठीक है, घर में बहुत कॉन्फिडेंस से आते हैं कि आंसर्स तो सारे सही करके आए, आंसर की में सब. ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, a capacitor stores 10 joules of energy when connected to a 100 volt source. If the voltage is increased to 200 volt, how much energy will be stored. ठीक है, सो हमें इसमें हमें पूछा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है जो 10 जूल ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है. अगर उसमें 100 वोल्ट वोल्टेज है, अगर वोल्टेज को 2 गुना बढ़ा दिया तो बताइए उसमें एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूला ध्यान रखना, बेसिकली एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू CV स्क्वायर. ये वोल्टेज के साथ रिलेशन है. C हियर इज कांस्टेंट एंड V इज वोल्टेज.
मतलब v रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे वोल्टेज डबल हो रही है, 100 से 200 हो रही है ना। तो वोल्टेज को अगर हम डबल कर देते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4v²। मतलब जो पहले था, पहले v² था, अब 4v² हो गया है, मतलब 4 गुना हो गया है। तो पहले क्या थी 10 जूल थी, अब कितनी होगी 10 की 4 गुना, कितनी 40। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40 जूल। Okay, a speed time graph of a particle is a straight line passing through origin. What can be concluded about the work done by the net force acting on the particle? ठीक है, सो हमें दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। इट मींस जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग द ग्राफ, और ये बेसिकली हमें स्पीड, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम ग्राफ बेसिकली हमें शो क्या करता है, इट शोज अस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। सो हमारा जो वर्क और एनर्जी का रिलेशन है, वर्क, और यहाँ पे हमें वर्क डन पूछा गया है कि वर्क डन किस तरीके से उस पार्टिकल पे चेंज हो रहा है। सो जैसे जैसे वर्क और एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, जैसे जैसे वर्क बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ती है, ठीक है। तो एनर्जी की अगर हम एग्जांपल लें, इट इज हाफ इंटू mv², यही है ना। तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो भी बढ़ रही है, तो एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, है ना, यही है ना। इस रिलेशन में अगर आप देखें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जैसे जैसे एनर्जी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कंजप्शन भी बढ़ेगा, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे वर्क डन, वर्क, तो वैसे वैसे वर्क भी बढ़ेगा। तो आंसर इज वर्क डन इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, वर्क डन इंक्रीजेस विद टाइम। Okay, so this is the last question. Yes, in a household circuit all appliances are connected in parallel. What is the primary reason for this configuration? अगर हम घरों में देखते हैं सारे के सारे appliances जो हैं वो जनरली पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं, हमें बताना है what is the reason for this. To ensure that all appliances get the same current, तो मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चंस में बताया, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सीरीज में है तो ही करंट सेम होगी, पैरेलल में नहीं, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। टू मिनिमाइज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट, चलिए हो सकता है। टू इंक्रीज द टोटल वोल्टेज अवेलेबल टू द अप्लायंस, टू अलाउ ईच अप्लायंस टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विद द सेम रेटेड वोल्टेज। पैरेलल में अगर हम देखते हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज होती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ताकि इंक्रीज लोड, क्योंकि पैरेलल में है यहाँ पे बात की गई है, और पैरेलल में तो वोल्टेज कांस्टेंट होती है, करंट की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज वाला भी एलिमिनेट हो गया, एक ये रह गया या ये रह गया, ठीक है। और अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस याद कराऊं, तो पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r, है ना, ऐसे ही होता है, दैट विल बी मोस्टली लेस। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली सभी अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि हर अप्लायंस को इंडिपेंडेंटली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज मिल सके। सो दैट इज द मेजर रीजन। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस किए फिजिक्स से रिलेटेड, और इसके साथ हमने जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस पे मेंशन थे उनको डिस्कस किया है, उस पे बेस्ड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी जो टारगेट है 10 आउट ऑफ 10 जनरल साइंस में आप अचीव कर पाए, वो अचीव करने में आपको हेल्पफुल साबित हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।